Hello students, welcome once again in the world of physics and again it's time for 11th physics। हम कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन हम इससे पहले कर चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो हमने उसमें किसी इक्वेशन को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कहना सीख लिया था, उसको सर्टिफिकेट देना सीख गए थे हम कि कैसे हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है ना। फिर सेकेंड एप्लीकेशन में हमने देखा था कि हमें अगर कुछ क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन सेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ओनली, है ना। कि हमें कोई एक क्वांटिटी पता होगी इन फैक्टर पे डिपेंड करेगी तो हमने उस नॉलेज से और अप्रोच किसकी लगाई, डायमेंशंस की अप्रोच लगाई और उससे हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो क्वांटिटी हम सोच रहे थे क्या एक्चुअली में वो डिपेंड करती भी है नहीं करती, और दूसरा अगर करती है तो वो कैसा करती है, डायरेक्टली, इन्वर्सली, डायरेक्टली भी कितनी रेज टू द पावर में और इन्वर्सली भी कितना रेज टू द पावर के अंदर, है ना। तो ये हमने सारा किया। होपफुली आपने दोनों सेशन देखे हैं, क्लियरली आपको समझ में आए हैं। और अब अपन चलते हैं आगे थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, विच इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक यूनिट का जो सिस्टम है उसको दूसरे में कन्वर्ट करना। लाइक बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बड़े फेमस हैं। एक है एसआई सिस्टम जो कि एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म है, रेशनलाइज्ड फॉर्म है ना, और एक है सीजीएस सिस्टम। ओके, तो सीजीएस के अंदर अपन क्या लेते हैं, देखो लेंथ के लिए अपन लेते हैं सेंटीमीटर, वेट मास के लिए अपन लेते हैं ग्राम्स, और टाइम के लिए अपन लेते हैं सेकंड। और इसके अंदर अपने लेंथ के लिए लेते हैं मीटर, मास के लिए लेते हैं केजी किलोग्राम, और टाइम के लिए लेते हैं सेकंड। ये चीज़ें अपने को पता है। ठीक है, छोटे मोटे कन्वर्जन भी अपने को आते हैं, उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है अपने को। लाइक आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। और इसको भी ये बोलने की आदत डालनी चाहिए अपने को 10⁻² सेंटीमीटर। या इसको अगर ऐसा कहें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, एक ही बात है। या फिर इसको भी ऐसा कहने की आदत डालनी चाहिए आपको कि 1/100 को ना 10⁻² मीटर। ठीक है, अब देखो कि बड़े को छोटे में कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर आ रही है, छोटे को बड़े में कर रहे हैं तो नेगेटिव पावर आ रही है ना। तो ये अपनों ने सीखा हुआ है। ये छोटे छोटे कन्वर्जन तो अपने को आते हैं। लाइक किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आपको आता है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आपको आता है, मिनट को सेकंड में, ये सारे आते हैं। पर अगर एक प्रॉपर यूनिट है लाइक न्यूटन है, उसको आपको, न्यूटन ऐसा यूनिट में होती है फोर्स की यूनिट। अब सीजीएस में उसके लिए यूनिट होती है डाइन। अब उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको नहीं पता। लाइक मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट होती है, आपको पता है ना, न्यूटन यूनिट होती है एसआई में। एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बट अगर अपने सीजीएस की बात करें तो उसके अंदर इसकी यूनिट होती है डाइन। अब जो ये डाइन यूनिट है, इसका और न्यूटन के बीच में कुछ रिलेशन तो होना ही चाहिए क्योंकि ये सेम है, जैसे किलोग्राम और ग्राम, सेंटीमीटर और मीटर। क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अभी दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे आएगा, हम कैसे पता कर सकते हैं? इनके पीछे लॉजिक है ना। हमने सीखा था कि सेंटी का मतलब भी 10⁻² होता है, किलो का मतलब भी 10⁻³ है, तो हमें इनके पीछे का लॉजिक पता है। अब इनके पीछे का अगर इसका रिलेशन आपको कोई बता भी दे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस मच डाइन, बट यू वॉन्ट नो द लॉजिक, तो वो लॉजिक आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, तो मीन्स आप देख रहे हो कि ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये आपको बेसिक्स से या फिर कहो बिहाइंड द सीन्स, है ना, जो भी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं उसके पीछे जो रीजन है उससे हमें अवेयर करवा रहा है। क्लियर। अब इसकी पहले थोड़ी सी अपने थ्योरेटिकल बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ इस तरह की नोटेशन दिखाई थी, एन और यू। एन मैंने एक न्यूमेरिक डिजिट या न्यूमेरिक वैल्यू, और यू मैंने यूनिट, लाइक 18 मीटर किसी की लेंथ हो, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर है और एक क्या है, यूनिट, है ना। तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम उसमें हमने ये भी कहा था कि ये जो n है और ये u है, इनका रिलेशन इनवर्स में होता है कि अगर आप यूनिट को बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको रिवाइज करें अगर अपन, तो ऐसा करते हैं, ये हम थोड़ा रफ वर्क करने के लिए बना लेते हैं। तो देखो, अगर आपके पास है 5 मीटर,
5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 500 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना आपको क्या किया गया, आपने इस यूनिट को छोटा किया, मीटर से छोटी होती सेंटीमीटर, और 5 की जगह क्या हो गया 500 हो गया। अगर यूनिट को छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ गई। अच्छा, अगर इसे उल्टा करके देखें तो लाइक सपोज करो कि अगर 5000 मीटर, इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं बिल्कुल मैं, ताकि अपनी बात समझाऊं, मैथ्स नहीं सिखानी। 5000 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 5 किलोमीटर, है ना। 1000 को आप किलो में कन्वर्ट कर लो तो ये बन गया 5 किलोमीटर। तो अब आप देखो, पहले यूनिट थी मीटर, है ना, मीटर से आपने यूनिट को बढ़ा दिया, किलोमीटर, बड़ी यूनिट लगा दी। तो आप देखो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 थी, अब कितनी होगी 5। मीन्स कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो यूनिट है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ वी इंक्रीज द वन, द सेकेंड वन विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो इसको अपन, इस चीज को अपने क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि एन यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो नथिंग टू वरी, हमने ये चीज हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेनी है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है ना कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u, a प्रोपोर्शनल टू b, इसका मीनिंग क्या हो जाता है। लाइक आपने 10th क्लास में सीखा है v प्रोपोर्शनल टू i, है ना, ओम्स लॉ, या i प्रोपोर्शनल टू v, किसी भी फॉर्म में हम कहें इसको, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि v/i इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब ये इधर आ जाएगा इधर तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसका मतलब वहां पे क्या लिख दिया अपन ने, कांस्टेंट लिख दिया। और अगर v/i कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि v/i ये एक ऐसा रेशो है जिसका आंसर बदलने वाला नहीं है। आप वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू डाल दो, करंट का अलग अलग आंसर आ जाएगा, बट इसका रिजल्ट रेशो जो आएगा वो सेम आएगा। और आपको पता है यहाँ पे जो रेशो आता है तो बड़ा फेमस है, यार होता है ना, ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू IR। ओके, सो फॉरगेट अबाउट दैट, यहाँ पे आते हैं अपने। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बना N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा है एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी यूनिट, दूसरे सिस्टम के अंदर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी अगर उसकी यूनिट हमें चाहिए तो। ठीक है, मतलब इस टॉपिक को करने के बाद हम कौन से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एबल हो जाएंगे वो सीखते हैं। लाइक पहले इसी से बात करता हूं मैं कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। ऐसे क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना, जब आप लिखते थे इसके अंदर 1000 और फिर आपको चेक करके 1 मार्क्स मिल जाता था कि भाई सही लिखा आपने। क्लियर। ये छोटे कन्वर्जन्स किए थे अपनों ने, अब वैसे ही बड़े कन्वर्जन करने। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स के लिए बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये अगर आपको निकालना हो, अब ये कैसे निकालोगे, और सिर्फ लिखना नहीं है, आपको प्रूफ करना है कि ये कितना है। ठीक है, लिखने को तो मैं आपको बता देता हूं कि कितना होता है ये। पहली बात तो ये है कि देखो न्यूटन बड़ी यूनिट है और डाइन जो वो छोटी यूनिट है, तो डाइन को किसी पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये बड़ी है ये छोटी है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर आया ना, 10⁵ होता है। लो आंसर तो मैंने बता दिया आपको, बट अगर आपको इसको प्रूफ करना हो तो आपको सारा करके आना पड़ेगा ना, इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये 10⁵ कैसे आया, इसका आंसर मिलने वाला है। पहले अपने थ्योरेटिकल अपना जो माइंडसेट है उसको प्रिपेयर करें कि क्या करना आपने को। देखो ये जो है ना, दिस इज द की, ये मेन एक्सप्रेशन है, ये मेन एक्सप्रेशन है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये N1 का मतलब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, और ये क्या है, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, और सिमिलरली ये क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम, और ये क्या हो गया, दिस इज द यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। ठीक है जी, तो पता ही था, हमने फिर भी इसको लिख दिया।
मीन्स टू से देखो आपके पास यहाँ पे क्या था 1 है, ये क्या हो गया हमारा N1, U1 क्या हो गया न्यूटन, सेकेंड यूनिट हमारे पास थी डाइन, अब हमें चाहिए था N2। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से 3 वेरिएबल आपको नोन है 1 N डाइन, तो फोर्थ वन आपको निकालना है। और आपने मैथ्स के अंदर रूल सीखा हुआ है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन के अंदर कितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से मतलब अगर 10 वेरिएबल हैं उनमें से 9 का आंसर आपको पता चल गया तो 10वां आपको पता चल सकता है ना। तो बस हम यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालने के लिए काम करेंगे, जो भी काम करेंगे। क्लियर? अब एक बार मैं इसको हटा रहा हूं। मूविंग अहेड, अगर N2 की बात करें तो N2 है क्या, N2 निकालें तो N2 क्या आएगा, देखो इस U2 को उधर भेजना पड़ेगा तो ये बनेगा N1 U1 अपॉन U2। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। क्या बना U1 अपॉन U2। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, ये इजी है, इसके बाद आगे चलते हैं। अपने जो भी यूनिट है हम उसकी डायमेंशंस खोल के लिख देंगे, समझो हम इसकी क्या लिख देंगे, डायमेंशंस लिख देंगे। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में आपके पास कौन से डायमेंशन आने वाली हैं, MLT ही आने वाली हैं। आपको वैसे तो केल्विन और वो भी लिखा था अपन एम्पियर, बट वो भी अभी तक आई नहीं है। देखो ये जो भी यूनिट होगी, लाइक अगर मास की है, फोर्स की है, जो भी यूनिट होगी उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होगा ना। क्या होगा, उसको अपन कहते हैं MLT की फॉर्म के अंदर। M की भी कुछ पावर होगी सपोज A, L की भी कुछ पावर होगी सपोज B, और T की भी कुछ पावर होगी सपोज C। आराम से ध्यान से सुनना है, समझने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसके अगर डायमेंशंस देखें तो कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे, M की कुछ पावर होगी, L की कुछ पावर होगी, T की कुछ पावर होगी, है ना। होने को किसी की पावर 0 भी हो सकती है, जैसे kg की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या है, सिर्फ M है, तो मतलब M की पावर 1 होगी, इसकी 0 और इसकी भी 0। इजी, ठीक है। और अब देखो क्योंकि ये इसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसके लिए अगर मैं सोचूं, वेट अ मिनट, ये लाइन लगा दी अपन ने। अगर इसके डायमेंशन सोचूं सेकेंड यूनिट के, इसके डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना, इसके डायमेंशन तो सेम ही होंगे। अगर इसके डायमेंशन m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर c हैं, तो इसके भी m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b और t रेज़ टू पावर c ही होंगे। ये क्या कह दिया, देखो जब अपने मास को कन्वर्ट करते हैं तो मास ही बनता है, लेंथ को कन्वर्ट करते हैं तो लेंथ ही बनती है, टाइम को कन्वर्ट करते हैं तो टाइम ही बनती है, फोर्स को कन्वर्ट करते हैं तो फोर्स ही बनती है। बस कहने का तरीका बदल जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। पर वो चीज़ तो नहीं बदल सकती ना। अगर उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा इसका मतलब उसकी यूनिट बदल गई, यूनिट बदल गई इसका मतलब वो चीज़ बदल गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट सिस्टम बदल रहे हैं कि हम SI सिस्टम में अगर इतनी वैल्यू लेके चले हैं तो CGS में कितनी होगी। बट ये तो नहीं कर रहे ना हम कि मास को लेंथ में कन्वर्ट कर दें, ये हमारे है ना, हमारे फेवर में ही नहीं है, या हमारे हाथ में ही नहीं है। द एग्जैक्ट वर्ड इज हमारे हाथ में नहीं है, हम मास को लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि 1 kg इज इक्वल टू दिस मच मीटर, ऐसा कोई सिस्टम हमने तो पढ़ा नहीं आज तक, है ना। तो देखो आराम से धीरे धीरे चलेंगे। अब कोई बात समझ में आई कि इसके डायमेंशन जो होंगे इसके भी वही डायमेंशन होंगे। अगर इसकी m की पावर a है तो इसकी भी a ही होगी, इसकी l की पावर b है तो इसकी भी b, इसकी c है तो इसकी भी c। पर फर्क क्या पड़ेगा, कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि ये अलग ही सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। और एक बार और बता दूं मैं आपको कि अगर कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको ये सारा सुनना है, बस सुनने की कोशिश करो, समझने का थोड़ा सा ट्राई करो। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो होल्ड ऑन, एक बार जो भी सुन रहा है वो सुन के एक बार पॉकेट में रखते रहो। जब अपने इस पर क्वेश्चन करेंगे ना तब सिचुएशन क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि डायमेंशन दोनों के होंगे सेम, बट कुछ ना कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। तो फ़र्क क्या है इसके अंदर की चीज़ कि इस सिस्टम में मास को हम क्या लेते हैं और इस सिस्टम में मास को हम क्या लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि हमें CGS सिस्टम के अंदर N2 हमारा कौन सा सिस्टम था, CGS वाला, N1 हमारा क्या था, SI वाला। एक बार अपने ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि SI से अपने CGS में जाना सीख रहे हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये अपने को निकालना है। ये वाला न्यूमेरिकल करके देखेंगे अपने, ठीक है। तो ये SI है और ये CGS है।
तो इट मीन्स ये U2 जो है, ये U2 ये कौन से फैमिली का है, ये CGS फैमिली का, और ये U1 ये कौन सी फैमिली का है, ये SI फैमिली का। ठीक है, अब इनके यहाँ पे क्या रिवाज है कि मास को इसमें मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, केजी में। इनके यहाँ पे क्या रिवाज है, किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। अब फर्क आ गया ना, ये फर्क है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे M1, इसको लिखेंगे M2, इसको लिखेंगे L1, इसको लिखेंगे L2, इसको लिखेंगे T1, इसको लिखेंगे T2। कंफ्यूज नहीं होना, बारी बारी कह रहा हूं मैं, अगेन एंड अगेन कह रहा हूं। वैसे अगर हमें हमेशा के लिए पता हो कि ये SI से CGS में ही जाना है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे अपने केजी लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं, यहाँ मीटर लिख सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और यहाँ सेकेंड ही लिखेंगे, तो इनको छोड़ भी सकते हैं। बट हम तो ये एक रूल बना रहे हैं। रूल मतलब आप SI से CGS में जाओ, CGS से SI में जाओ, किसी दूसरे से किसी तीसरे में जाओ, किसी चौथे से पांचवें में जाओ, हमारा रूल हर जगह लगना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने अभी क्या किया है, ये कहा कि फर्स्ट सिस्टम में सपोज मास के लिए M1, लेंथ के लिए L1 और टाइम के लिए T1 क्वांटिटीज यूज होती हैं, और सेकेंड सिस्टम में M2, L2, T2 क्वांटिटीज यूज होती हैं। तो आपको करना क्या है, N2 इज इक्वल टू N1, इसको आप ध्यान से देखो तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, पहले आप ये समझो कि आपको ये वाली बात समझ में आ जाए, L1 रेज़ टू पावर B, T1 रेज़ टू पावर C, नीचे क्या है M2 रेज़ टू पावर A, L2 रेज़ टू पावर B, T2 रेज़ टू पावर C। अभी इसको अपने और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये देखो इनकी पावर सेम है, जिसको लिखा जा सकता है M1 अपॉन M2 रेज़ टू पावर A, है ना, L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर C। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दिख रहा आपको। वैसे तो ये फॉर्मूला भी आपको अगर कहा जाए कि याद रख लो तो आप इजीली याद भी रख सकते हो इसको, कोई खास बड़ी बात नहीं है कि N2 इज इक्वल टू N1, और यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 वाले हैं और नीचे 2 वाले हैं, 1/2 की पावर A, 1/2 की पावर B और 1/2 की पावर C। बट सिर्फ इसको याद नहीं रखना, हमारा मोटिव सिर्फ याद रखना या काम करना नहीं है, हमारा मतलब है, हमारा मोटिव है कि सीख करके समझ करके आगे काम करना। ठीक है, थोड़ा डिले हो जाए बट सारा समझ में आना चाहिए काम। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को अपने अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ी जगह क्रिएट करते हैं अपने। इस फॉर्मूले को एक बारी मैं रहने देता हूँ, बाद में इसको हटा लूँगा जब इस तक पहुँचेंगे। सपोज हमने कहा था यही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो हमने हमारा क्वेश्चन लिख लिया, ये भी हटा देता हूँ मैं इधर से। हम इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि क्या हम असली में निकाल पाते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको करना है, तो आपको एक्चुअली में करना क्या है, इसके अंदर आपको ऐसे सिस्टम से जंप करना है CGS के अंदर। आपको बताया जाएगा कि डाइन क्या है, डाइन इज द CGS यूनिट। अगर आपको नहीं बताया हो तो आप नहीं कर सकते, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि आपको करना कैसे। पहली बात, आपको टारगेट मिल गया, आपको करना क्या है, और आपको ये पता है, वी नो दैट N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये आपको पता है, वी नो दैट। शॉर्टकट मार रहे हैं अपने यहाँ पे, आप पूरा लिख लेना। आपको यहाँ पे पता चल गया कि N1 कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम। धीरे धीरे चलते हैं। N2 वाला मतलब सेकंड वाला सिस्टम कौन सा है, CGS सिस्टम। ये वाली जो बातें हैं, ये वाला जो सिस्टम है ये SI है, और ये वाला CGS है। तो अपने ऐसा करते हैं, अपने जो भी नोटबुक का पेज है उसको डिवाइड कर लेते हैं 2 में, और उसमें लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं कि फर्स्ट सिस्टम हमारा, और एक तरफ लिखते हैं सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है हमें पता चला, फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास SI। ठीक है, सेकंड सिस्टम कौन सा है ये हमें पता लग गया, CGS। ओके, अब आपको देखना है, स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो कि SI के अंदर आपके पास मास, लेंथ, टाइम
इन डायमेंशन के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट कौन सी चलती है? एसआई में चलती है 1 किलोग्राम, लेंथ में चलती है 1 मीटर, लेंथ टाइम में चलती है 1 सेकेंड, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपने आपसे पूछोगे कि इसके अंदर m2 की यूनिट, ठीक है, मास की यूनिट देख रहे हैं बट ये सेकंड सिस्टम है तो m2 क्या यूनिट होती है? ग्राम, ओके। लेंथ की माने L2 सेंटीमीटर, टाइम माने T2 सेकंड, ठीक है। अब आपको इनके बीच का कन्वर्जन पहले से आता हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें हेल्प मिल जाएगी। 1 kg ये होता है 1000 ग्राम्स, 1 मीटर ये होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड तो सेकेंड के इक्वल होता ही है, ठीक है। बस इतना सोचना था हमें, इतना सोचा तो हमारा आधा काम लगभग हो गया। अब अपन करते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ N2 निकालना, आप ध्यान से देखो N2 ही तो निकालना है, तो N2 क्या होगा? N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपन U2। तो अब देखोगे जो अपन ने अभी बात करी थी उसी सेंस में अपने बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसे करी थी ऐसे ही कर रहे हैं। अब डायरेक्टली आपको मैंने ये चीज़ समझाने पे टाइम लगा दिया कि U1 अपॉन U2 का मतलब क्या है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो N1 U1 अपॉन U2, तो उसके लिए अपन ने क्या लिखा था? M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C, ये लिखा था अपन ने। अब देखो आपको N2 निकालना है और आपके सामने ये फॉर्मूला रखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, है ना, पर ध्यान से देखो क्या सारी हो गई हैं। आपको N1 पता है, इट्स 1, आपको M1 M2 L1 L2 T1 T2 सब के आंसर पता है, एक दूसरे के फॉर्म के अंदर भी पता है, बट क्या चीज़ मिसिंग है? यहाँ मिसिंग है A B और C। ये कहाँ से पता लगेंगे? ये कहाँ से पता लगेंगे? ये पता लगेंगे हमें इस क्वांटिटी को देख के कि एक्चुअली में ये है क्या, ये फोर्स है। न्यूटन क्या है? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन क्या होते हैं? तो ऐसा करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी तैयारी कंप्लीट हुई नहीं थी। तो हम अगर सोचें, क्या सोचना हमें, ये थी तैयारी नंबर फर्स्ट। अब तैयारी नंबर सेकंड, हमेशा ऐसे ही करना आपको। आप देखो पहले कि कौन सा सिस्टम से कौन सा सिस्टम में जाना है, उसके अंदर कौन कौन से ये बेसिक MLT क्या लिए जा रहे हैं, नहीं तो हमें बताया होगा। आपको SI CGS पता है तो हमेशा का यही काम है, नहीं तो कई बार अपने आप सिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि इस सिस्टम में मास इतना लेते हैं, लेंथ इतना लेते हैं, टाइम इतना लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, ठीक है। मीन्स दिया होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप को माननी पड़ेगी या किसी भी तरह की कोई भी टेंशन आने वाली है। सेकंड, आप अब क्या लिखोगे? डायमेंशंस। याद रहे कर क्यों रहे हैं ये काम? ये वाला काम कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। आपको मैंने पहले भी कहा था कि फोर्स के आप डायमेंशन याद रखो। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? M L T-2, है ना। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू M L T-2, ये होता है। अब ये क्यों होता है? यही क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा डायमेंशन निकालना कि फोर्स क्या होता है। फटाफट से मैं क्विकली बता दूं तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू होती है kg में, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो kg माने m, मीटर माने l, पर सेकंड स्क्वायर है तो मतलब t की पावर -2, सेकंड स्क्वायर होता तो +2 हो जाती। तो अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करो m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c से, क्या आपके पास आंसर आ गया? क्या लिखेंगे हम? कंपेयरिंग विद m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c, वी गेट। हमेशा के लिए यही तरीका अपनाना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन जितने भी आ जाएं तो आपके पास आया, देखो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। m की पावर कितनी दिख रही है? 1, a मतलब 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, तो आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया, आपके पास c भी आ गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोनों तैयारियां हमारी हो गई है पूरी और अब अपने काम करने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ बस अब तो फटाफट करना है। वी नो दैट
क्या कहा हमने कि N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, ये आया। फिर इसको मैंने क्या लिखा था, N1, इसको लिखा था M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। अब देख लो, कोई भी चीज़ की कमी हमारे पास नहीं है। वी हैव N1, N1 क्या है 1, N1 क्या है 1, N2 आने वाला है हमारा बस, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, M1 कितना है 1000 ग्राम लिख देता हूँ इसको, क्योंकि नीचे 1 ग्राम लिखूंगा तो इजीली कट हो जाएगा। 1000 ग्राम नीचे 1 ग्राम रेज टू पावर A माने 1। ओके, अब उसके बाद में टाइम देखो तो सॉरी लेंथ देखो, L1 कितनी है 100 सेंटीमीटर और ये कितना है 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। टाइम कितना है 1 सेकेंड, ये भी है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। N2 इज इक्वल्स टू, नाउ लुक हियर, ये है 1। अब देखो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं तो उसको लिखते नहीं अपने। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचेगा सिर्फ, तो ये बचेगा 1000, पहली ब्रैकेट से 1000 आंसर आया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन 1, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना। अब ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो ये तो 1 ही बनेगा, और 1 की कुछ ही पावर लिख दो आप, 1 का आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये बनेगा इनटू में 1, तो ये बन गया 10 रेज टू पावर 5। कितनी जीरो है 3 और 2 इसकी 5। देखो मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स, इतना होता है, और ये हमने निकाल लिया। होपफुली आपको समझ में आया हो। अब इस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपने। ओके, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं अपने, लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 अर्ग ERG, और बताया हुआ है कि ये क्या है, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है CGS से। तो एक तो हमने ट्विस्ट कर दिया ना, पिछली बार SI से CGS में किया था, मतलब बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में गए थे, अब छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अगर ये बात पता हो कि एनर्जी की SI सिस्टम में क्या यूनिट होती है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ईजी हो जाएगा काम। SI सिस्टम के अंदर आपको पता होगा एनर्जी की यूनिट होती है जूल, है ना, 9th 10th दोनों में पढ़ गया अपन ने, एनर्जी की, वर्क डन की, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू डैश जूल, है ना, ये बन गया। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरे माइंड में वो पिक्चर बन जाएगी, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या बन गई ये, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। वी नो दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना, ऐसा होता है। और इसका मतलब N2 निकालना क्या है अपने को, N2 निकालना, तो N2 क्या आएगा आपको पता है, N1 U1 अपॉन U2, ऐसा होता है, U1 अपॉन U2। और आपको इसके आगे का फॉर्मूला भी पता है, आगे का फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम बनाते हैं N2 इज इक्वल्स टू N1, और ये बनाते हैं M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, C के लिए रुकना पड़ेगा अभी, है ना। अब क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो जल्दबाजी आ जाती है दिमाग में कि भाई फटाफट करा दिया जाए। ये हमारे पास देखो, लास्ट टाइम हमने इसको बाद में लिखा था, इस बारी हम क्या करते हैं, थोड़ा और प्लान्ड वे में चलते हैं कि हमने पहले लिख लिया ताकि हमें टारगेट दिख जाए। हमें N1 पता है 1 है, M1 M2 L1 L2 T1 T2 पता करने, 6 चीज़ें तो ये और 3 चीज़ें ये, तो 9 चीज़ें पता करनी है, 10वीं चीज़ हमें पता है, तो 11वीं हमारी निकल जाएगी। ठीक है, हाँ, मतलब 11th क्लास भी निकल जाएगी इजीली, और 11th क्वांटिटी भी निकल जाएगी इजीली। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि पहला काम आपने करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपको किस सिस्टम से किस सिस्टम में मूव करना है। तो आप क्या देखोगे, हेयर आप देखोगे तो फर्स्ट सिस्टम का क्या है, फर्स्ट सिस्टम इज CGS सिस्टम, है ना, एंड सेकेंड सिस्टम इज SI सिस्टम। तो आपको ये पता चल गया, फर्स्ट सिस्टम CGS है और सेकंड सिस्टम क्या है, SI है। तो आप फर्स्ट सिस्टम के अंदर आपको निकालना क्या था, M1
L1 और T1। बस इस बारी जो काम पिछली बारी वहाँ लिखा था वो यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ लिखा था वो वहाँ लिख देंगे। CGS के अंदर मास किस में लेते हैं? ग्राम में। लेंथ किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। ठीक है, अब इसके अंदर मास किस में लेते हैं? M2 लिखेंगे, इसमें लेते हैं kg में। लेंथ किस में लेते हैं? मीटर में। और टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। ऐसा ही करते हैं। तो आपके पास देखो 6 चीज़ें तो धड़ाधड़ आ गई। कहने को है कि 9-10 चीज़ें पता करनी, इसमें से ये 6 तो फटाफट ही आ जाती हैं, आ गई। और पिछली बार की तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो ग्राम को किलो में लिख सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में, और आई थिंक उससे ज़्यादा आसान ये वाला पड़ता है ना। तो क्योंकि फ़र्क तो पड़ना ही नहीं, ना तो किसी से फ़ायदा है ना किसी से नुकसान है, तो काम वो करें ना जिससे हमें ज़्यादा कुछ लेबर करने की ज़रूरत ना हो, आसानी से हो जाए। लो जी, ये भी आ गया। अब क्या पता करना रह गया? गुड, A, B और C ये पता करना रह गया। ये कैसे पता चलेगा? आपको पता हो कि आपने जो चीज़, ये जो यूनिट कन्वर्ट करनी है ये किसकी है और इसके डायमेंशंस क्या है। आपको पता है ये क्या है? एनर्जी या फिर जूल। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? ठीक है, हम वैसे फ्रेंडली हैं ऐसे सिस्टम से, तो ऐसे सिस्टम का यूज़ करके आप डायमेंशंस निकाल लिया करो। ठीक है, आपको इसके अंदर निकाल के नहीं दिखाने होते डायमेंशन, आपको इसमें बताने हैं कि हमें पता है डायमेंशन इतने हैं। बट इन केस अगर आपको नहीं आता कि जूल का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, तो आप निकाल सकते हो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। लाइक जो एनर्जी है, आप याद करो कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वर्क ही तो होती है, वर्क स्टोर्ड, है ना। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितना वर्क किया जाता है किसी बॉडी पे वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फोर्स की अभी अपने की थी MLT-2। आपको मैंने इसीलिए कहा था कि फोर्स से बहुत सारी भी निकल जाएगी और फोर्स बहुत जगह काम आएगी, इसलिए फोर्स की आप याद रखो MLT-2, ये डायमेंशन है इसकी। ठीक है, और एक S और लगा हुआ, अभी S सेकंड नहीं है, S मैंने क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मास, लेंथ, टाइम, लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ एक और आ जाएगी। इट मीन्स इसका डायमेंशन क्या बनेगा? ML2T-2, ये बनेगा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इन केस अगर हमें नहीं आता तो हम साइड में सोच सकते हैं, बट यहां पे हम सीधा ये बताएंगे कि हमें तो आता था भाई। अब अपने लिखेंगे ऑल्सो, मतलब दूसरी तैयारी। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ये क्या होते हैं? ML2T-2। इसको आप जानबूझ के लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद अपन क्या लिख, अब हमने अगर कंपेयर किया है इसको M⁻A, L⁻B और T⁻C के साथ, तो हमारे पास क्या मिलेगा? A का आंसर 1, B का आंसर 2 और C का आंसर -2। तो अब देखो आपके पास सब कुछ आ चुका है। अगर आप इसको कुछ नाम दे दो तो काम आसान हो जाएगा। लेट्स इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो आप कहोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको सब वैल्यू रखनी है और सारी वैल्यू आपको पता है ना। सारी वैल्यू आप रखो पिछले क्वेश्चन की तरह, जो बचना होगा बच जाएगा, यूनिट सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ नंबर बचेगा। पिछली बारी ऊपर बचा था 10⁻3 और 10⁻2, है ना, 10�5 हो गया था जो। इस बारी जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 10⁻⁻7 यानी 1/10⁻7। ओके, तो ये जो सोल्यूशन है इसके आगे का वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप उसको करके देखो और आप चेक करो कि आपके पास ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में येस भी लिख सकते हैं, और नहीं आ रहा तो नो भी लिख सकते हैं, और फिर रीट्राई भी कर सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद की जो बातें हैं, हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, बस कॉर्नर पे ही हैं कहीं, तो हमें कुछ एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स इनकी बात करनी है। और मैं एक बार दोबारा ये बात क्लियर कर दूं कि हमारी वीडियोस कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं, थोड़े सेशंस भी ज़्यादा हो जाते हैं चैप्टर के, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसको अगर आप स्कूल से कंपेयर करोगे तो कुछ एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं स्कूल में, क्योंकि 11th बोर्ड नहीं है तो टीचर्स अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करते हैं कि कौन सी उनको चीज़ करवानी है, कौन सी नहीं करवानी, दे देमसेल्फ टेक केयर ऑफ दैट। बट हम चल रहे हैं एज पर CBSE, मोस्ट ऑफ द सभी स्कूल्स को हम कवर करना चाहते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करी हैं, थोड़ा आराम से डिस्कस करी हैं, इसलिए थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है, बट सेशन है आपके लिए डेडिकेटेड ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए। होपफुली कि आपको सारा समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।